मानिकपुर गांव में एक कंजूस होटल था। इसका नाम उसके मालिक परशुराम के नाम पर रखा गया था, जो अपनी कंजूसी के लिए जाना जाता था। किसी और दिन की तरह परशुराम होटल के सामने खड़ा था। आइए सर आइए, गरम गरम नाश्ता तैयार है। हमारे होटल की विशेषता है गर्मा गर्म कुरकुरे वड़े। 10 वड़े 30 रुपए में। हमारे पास गरम मैसूर बोंडा भी है, 30 रुपए में 10 बोंडे। हमारे होटल में पेपर थिन पूरी भी है, 30 रुपए में 3। हमारे डोसे टिश्यू पेपर जैसे पतले हैं, 30 रुपए में 1 डोसा। हमारी चपातियाँ इतने पतले हैं, 2 चपातियाँ 30 रुपए में। आइए बाबू आइए। वो इस तरह पुकारते रहता है क्योंकि गांव में कोई और होटल ही नहीं था। स्थानीय लोग परशुराम की बात सुनते, जो वो पेश करता खाते और मांगी गई राशि चुकाते। उसकी पत्नी देवकी अपने माँ के घर गई हुई थी। एक दिन वो अपने पिता शंकर के साथ वापस आई। ये देखकर परशुराम घबरा गया। अरे ये क्या अंकल, आप देवकी को इतना जल्दी क्यों लाए? मैंने कहा था ना कि कम से कम 1 महीने तक अपने पास रखिए। ऐसा कहते ही शंकर ने अपने हाथ जोड़े और कहा, दामाजी कृपया मुझे माफ कर दें। मेरी बेटी जो मेरे घर केवल 2 दिन रही थी, उसने 2-3 महीने का खाना खा लिया है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर अपनी बेटी को खिलाने में इतना डर लगता है तो मेरी स्थिति के बारे में सोचिए अंकल। मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, आपको तो पता है। मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं हैं जो मेरे पिता या दादा ने कमाया था। दामाजी, एक लड़की के लिए बेहतर है कि वो अपने पति के घर में रहे, ना कि अपने मायके में। इसलिए मैंने उसे यहाँ लाकर आपके हवाले कर दिया है। अब मैं जा रहा हूँ। बिना एक पल रुके शंकर वहाँ से जल्दी जल्दी चला गया। क्यों जी, होटल में गर्मा गर्म खाने के लिए क्या है? मेरा दिमाग दर्द से उबल रहा है और मेरे पैर चिंता से कांप रहे हैं। देवकी, तुम ये खाओगी? अरे वो नहीं, मैं तो होटल के टिफिन के बारे में पूछ रही थी। तुमसे अनुरोध करता हूँ देवकी, मैंने टिफिन्स बहुत मेहनत से बनाया है। उन्हें बेचकर पैसा कमाऊंगा। अगर तुम राक्षस की तरह इन्हें खा लोगी तो होटल कैसे चलेगा? देवकी, मेरी बात सुनो। परशुराम के मना करने के बावजूद देवकी होटल के किचन में चली गई। वहाँ विभिन्न प्रकार के टिफिन्स कंटेनरों में भरे हुए देखकर वो खुश हो गई। उसके मुंह से लार टपक रही थी। बिना किसी संकोच के वो वहाँ टिफिन्स के पास खड़ी हो गई और दोनों हाथों से एक के बाद एक खाने लगी। जैसे जैसे देवकी खा रही थी, परशुराम को ऐसा लगा कि जैसे कोई दानव या हाथी खाना खा रहा हो। देवकी को ऐसा खाते हुए परशुराम हैरान हो जाता है। तभी लड्डू भाई नामक एक मोटा आदमी होटल में आता है और जोर जोर से चिल्लाता है, होटल में कोई है कि नहीं? परशुराम जो किचन में था उसने सुना और होटल के सामने दौड़कर आया। इतना बड़ा इंसान होटल के सामने देखकर परशुराम खुशी से झूम उठा। वाह रे वाह, इसका आकार देखकर लगता है कि होटल का सारा टिफिन यही खा लेगा। आज बहुत पैसे कमाऊंगा। जब वो इस पर विचार कर रहा था, लड्डू भाई ने सोचा, ओ भैया, आपके होटल में खाने के लिए क्या है? हो आइए आइए, मैंने आपको यहाँ गांव में पहले कभी नहीं देखा। जाइए होटल के सामने उस चट्टान पर बैठ जाइए। अगर आप मुझे बताओगे कि आपको क्या खाना है तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। अरे भाई, ये किस तरह का मजाक है? जब सभी अंदर बैठकर खा रहे हैं तो मैं क्यों बाहर चट्टानों पर बैठूं और खाऊं? ऐसा क्यों? ओ भैया, मुझे गलत मत समझो। अगर आप चेयर पर बैठोगे तो चेयर टूट जाएगी, और अगर आप मेज पर बैठोगे तो मेज टूट जाएगी। तो इससे मुझे क्या? अरे, जो भी मेज आप लगाओगे वो टूट जाएगी मेरे दोस्त। कृपया समझो और दिल बड़ा करके चट्टान पर बैठ जाओ। आखिरकार लड्डू भाई के पास चट्टान पर बैठने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं था। परशुराम उसकी ओर बढ़ा। बताओ मेरे भाई, सभी प्रकार के टिफिन्स कितनी प्लेटें लेके आऊं? देखो भाई, मैं यहाँ अकेला हूँ, मुझे सब प्रकार की टिफिन नहीं चाहिए। 1 प्लेट वड़ा लेकर आओ। जैसे ही लड्डू भाई ने ऐसा कहा, परशुराम निराश हो गया। बस 1 प्लेट वड़ा? ठीक है, मैं ला कर देता हूँ। वो अपनी पत्नी देवकी के पास जाता है, जो रसोई में खाना खा रही है। क्या चाहिए? 1 प्लेट वड़ा दोगी? बाहर चट्टान पे एक बड़ा आदमी बैठा है। वड़ा नहीं है, पूरी नहीं है, डोसा भी नहीं है। यहाँ से जाओ, यहाँ जो है मेरे लिए भी काफी नहीं है। मैं तुम्हें सजा दूंगा देवकी। वो आदमी वहाँ कह रहा था कि अगर उसे खाने को ना दूं तो वो मेरा मुंह और होटल दोनों तोड़ देगा। 1 प्लेट वड़ा दे दो देवकी।
देवकी को उस पर दया आ गई और उसने एक प्लेट वड़ा दे दिया। परशुराम ने प्लेट लिया और लड्डू भाई के पास गया। लड्डू भाई ने उन्हें देखा और कहा, ये क्या है? हमारे होटल के वड़े चकोड़ी की तरह दिखते हैं। 30 रुपए में 10 टुकड़े। मैं तुम्हें 10 दूंगा, तुम मुझे 30 रुपए दो। ये क्या? मैं जानता हूं कि तुम्हारा होटल सस्ता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सस्ता होगा। ये तो बेतुका है। देखो भाई साहब, मुझे इसकी परवाह नहीं है। तुम हमारे होटल आए, मैं तुम्हारे लिए वड़ा लाया। तुम खाओ या ना खाओ, उसके लिए पैसे तो देने होंगे। मुझे 30 रुपए दे दो। ये क्या कह रहे हो? जैसे ही लड्डू भाई ने जोर से कहा, परशुराम थोड़ा डर गया। सुनो, सिर्फ इसलिए कि तुम बड़े हो और मैं पतला हूँ, मुझे धमकाओ मत। यहाँ बैठने के लिए तुम्हें 30 रुपए देने ही होंगे, चाहे तुम खाओ या नहीं। वो लड्डू भाई से बात ही कर रहा था कि तब देवकी वहां आई। क्या जी, खाने के लिए कुछ है? होटल में कुछ नहीं है देवकी। होटल के बाहर मैं हूँ, डंडा जैसा पतला, और वो वहाँ चट्टान जैसा बड़ा। खैर, तुम तो इंसानों जैसा खाना नहीं खा रही हो, तो बस घर जाओ। घर में पुराने अखबार हैं, उन्हें भी खा लो। अगर वो भी काफी ना हो तो मैं तुम्हें बताऊंगी जब मैं उन्हें खा लूंगी। देवकी वहां से चली जाती है। निराश होकर परशुराम ने लड्डू भाई की ओर देखा। लड्डू भाई ने उसे पैसे दिए और कहा, तुम ये वड़े खुद खा लो। ये कहकर वो वहां से चला गया। परशुराम ने वड़ों की प्लेट को देखा और सोचा, किसी को ये बेचना अच्छा होगा, मुझे 30 रुपए मिलेंगे। वो चारों ओर देखता रहा। ऐसे ही दिन बीतते गए। हर दिन परशुराम होटल आता, विभिन्न नाश्ते तैयार करता, लोगों की तलाश करता, लेकिन उसकी लालची पत्नी आकर जो भी वो बनाता वो सब खा जाती, जिससे वो भूखा रह जाता। ये परशुराम को बहुत परेशान करता था। एक दिन एक भूखा भिखारी परशुराम के होटल के पास आता है। उसने परशुराम से कहा, भैया, मैं बहुत भूखा हूँ भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। 2 दिन से कोई भी मुझे खाने के लिए कुछ नहीं दे रहा है। मैंने कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हारी स्थिति समझता हूँ। तुम्हारी भूख और तकलीफ तुम्हारे आंखों में नजर आ रही है। मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। इसका कारण है मेरी पत्नी, जो बहुत लालची है। मैं होटल में जो भी बनाता हूँ वो सब कुछ खा जाती है, इसलिए मैं तुम्हें कोई नाश्ता नहीं दे सकता। कुछ मत मांगो, मुझे परेशान मत करो। सर, आपकी पत्नी की बड़ी भूख को कम करने का मेरे पास एक हल है। अगर ये हल आपको अच्छी तरह से काम करता है तो क्या आप मुझे खाना दोगे? ये सुनते ही परशुराम खुश हो जाता है, खुशी से चमकने लगता है। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुम्हारे पास सच में मेरी पत्नी की भूख कम करने का कोई तरीका है? तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें अच्छा इनाम दूंगा। मुझे इनाम की जरूरत नहीं है, मैं तो बहुत भूखा हूँ, बस मुझे खाना दे दो। मैंने तुम्हें बताया होटल में खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी पत्नी ने सब कुछ खा लिया है। मैंने अपने लिए जो केले बचा के रखे थे, अब आप वही खाओ और अपना भूख मिटाओ। फिर मुझे बताओ कि मेरी पत्नी की भूख कैसे कम हो सकती है। ये कहते हुए परशुराम भिखारी को कुछ केले देते हैं और वो खाने लगता है। अरे साहब, तुम्हें अपने पत्नी को बहुत मसालेदार हरी मिर्च से बने ये भजिया खाने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद वो फिर से कभी भी ज्यादा नहीं खाएगी। अच्छा है, बहुत अच्छी सलाह है, लेकिन मसालेदार होने के कारण वो सिर्फ भजिया नहीं खा सकती, अन्य नाश्ते तो खा सकती है ना। उन नाश्तों में भी तुम हरी मिर्च को पीसकर मिला दो सर। वो ये सोचकर खाएगी कि उसमें मसाला नहीं है, लेकिन असल में मसाला है, इसलिए वो उसे खाना बंद कर देगी। ये सुनते ही परशुराम का चेहरा खिल उठता है। भिखारी के जाने के बाद परशुराम 2 दिन तक गांव में घूमकर बहुत मसालेदार हरी मिर्च इकट्ठा करता है और भजिया बनाता है। वो देवकी को बुलाता है। भजिया देखकर देवकी खुशी खुशी उन्हें जल्दी से खाने लगती है। परशुराम हैरानी से देखता है। ओ मेरी प्रिय देवकी, इतना ज्यादा क्यों खा रही हो? क्या इसमें बिल्कुल मसाला नहीं है? परशुराम एक भजिया खाता है। तुरंत उसके मुंह से, नाक से और कान से धुआं निकलने लगता है। मसाला, हे भगवान, मसाला मसाला। वो तेजी से पानी पीता है। इसी बीच देवकी, जो अपने खाने का आनंद ले रही होती है, अचानक गर्मी महसूस करती है। एक जोरदार चीख निकालती है और उसके मुंह से गर्म भाप निकलता रहता है। उस दिन के बाद देवकी ज्यादा खाना छोड़ देती है।
परशुराम अपनी चतुराई से अपने होटल का प्रतिष्ठा बढ़ाता है और उसे एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठान में बदल देता है।